फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन पहला इसमें है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट है ना। तो देखिए जो ये रहता है सीएनजी जो रहता है, तो सीएनजी क्या रहता है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। और वो किस फॉर्म में होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस की फॉर्म में होती है ना। जो एलपीजी रहता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो होती है आपकी ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। वो भी क्या होती है? गैस होती है। इसके आगे जो हम चलते हैं, ये पेट्रोल, डीजल, ये भी सब भी क्या है? एल्केन है, ये लिक्विड है। उसके आगे जो हम चलते हैं, तो जो जिससे कैंडल बनती हैं, मोमबत्ती बनती हैं, वो वैक्स क्या है? वो सॉलिड है ना। तो ये फिर जैसे जैसे छोटे कम कार्बन है अगर मॉलिक्यूल में, तो वो गैस हैं। थोड़े कार्बन ज़्यादा हैं तो लिक्विड हैं, और ज़्यादा हैं तो ये आपकी गैस सॉलिड हो जाती है। तो इसमें लिखिए, एज द एल्केन मॉलिक्यूल are non-polar, as the alkane molecule are non-polar, so there is only weak van der Waals force of attraction. So there is only weak van der Waals force of attraction, and as molecular weight increases, van der Waals force क्या हो जाते हैं? आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो van der Waals force यूजली मोलिकुलर वेट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, तो हमारे C1 से C4 तक कलरलेस गैस है। C1 से C4 तक, दैट मीन्स एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक के एल्केन कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। ठीक है, C5 से C17 तक, C5 से C17 तक कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। दैट मीन्स जो आपका ये रहता है, जो पेट्रोल रहता है, वो लगभग C15 के आसपास कार्बन उसमें होते हैं, और एग्जैक्ट कोई एक सिंगल हाइड्रोकार्बन नहीं होता पेट्रोल या डीजल, वो कुछ कुछ का मिक्सचर होता है। लेकिन पेट्रोल में, डीजल में तो कलर है, कलर दिखते हैं ना थोड़े से कुछ ना कुछ, तो उनमें वो कलर जानबूझकर डाला जाता है, जिससे थोड़ा सा पता रहे कि भाई ये कुछ पानी नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, और C17 से ज़्यादा आपके ग्रेटर देन C17 ये आपके कलरलेस सॉलिड हैं, ये आपके कलरलेस सॉलिड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सॉलिड लिक्विड गैस है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हो गया, अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है।
तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या देखेंगे, मेल्ट जब आप कर रहे हो तब कितना ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में आएगी, इसका मतलब वो सॉलिड में किस तरीके से मौजूद है, इस पर डिपेंड करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा या कम होगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली वही है कि जब कोई चीज़ सॉलिड फेज में है तब भी उसमें कुछ फोर्सेस हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो फोर्स कैसे हैं और फोर्स के साथ साथ उसमें पैकिंग कैसी है। पैकिंग से क्या मतलब है, पैकिंग से मतलब है कि जैसे जो शादी वाले कैटरिंग वाले होते हैं, ये प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ रखते हैं, ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ ऐसी रखते हैं जिसमें एक कुर्सी में दूसरी कुर्सी फंस जाती है, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी, उनमें पैकिंग आती है, मतलब एक कम वॉल्यूम घेरती हैं वे। वहीं घर में जैसे हमारे सोफ़ा होते हैं, क्या एक सोफ़े की जो चेयर रहती है वो दूसरे सोफ़े की चेयर में आ जाएगी? नहीं, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट रहती है ना। तो यहाँ पर यही है कि जब ये सॉलिड फेज में एक साथ सॉलिडिफाई होते हैं तो एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे ऐसे एक तरीके से पैक होते हैं। तो पैकिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्स कितने ज़्यादा हैं जो कि मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा, और पैकिंग अच्छी है या ख़राब है इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें लिखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, melting point of alkane depends on van der Waals forces, depends on van der Waals forces, van der Waals forces। दो मॉलिक्यूल जितने पास होंगे van der Waals forces भी उतने ही अच्छे होंगे, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा van der Waals force उतना बड़ा होगा। depends on van der Waals forces as well as packing in solid state, as well as packing in solid state। पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, है ना। अब इसमें एक नीचे पॉइंट लाइन लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स melting point of alkanes with even number of alkanes, even number of carbon, with even number of carbon are greater, उसमें बैठ जाओ, मोबाइल चेयर में, मोबाइल देखो हैं क्या हो रही है। यहाँ हो गई साफ है। तो देखिए पहले यहाँ पे बना लेते हैं ये देखिए 3 कार्बन का है ये प्रोपेन, ये आपका ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। तो प्रोपेन और एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। देखिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इसमें बढ़ेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका बढ़ेगा, है ना। ठीक है, यही आएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट देखिए इसका केल्विन में है मेरे पास ये 85.3 केल्विन। इसके बाद आपका 138 केल्विन, 143 केल्विन, 179 केल्विन और 184 केल्विन। 3 कार्बन का था, 3 कार्बन से फिर आगे 4 कार्बन,
तो 3 कार्बन से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली 4 कार्बन वाले का, जो कि ज़्यादा है। 85 और 138 लगभग कितने का अंतर हुआ? 40, लगभग 40 और 15 65 का अंतर हुआ है ना, सॉरी 55 का अंतर हुआ, 55 केल्विन का अंतर है। लेकिन जब हम एन ब्यूटेन से एन पेंटेन पर जाते हैं तो कितने का अंतर है? केवल 5 का। ठीक है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ा। ठीक, चलिए अब एन पेंटेन पर चले गए। एन पेंटेन और एन हेक्सेन को देखिए कितने का अंतर है, लगभग है ना 180 माने तो हाँ 35-36 का अंतर है, ठीक ठाक अंतर है। फिर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को देखिए कितने का अंतर है, केवल 5 का। मतलब कि एक ओड वाले से जब आप इवन वाले पर जाते हैं तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अंतर है, लेकिन जब आप इवन से ओड पर आते हैं तो फिर कम अंतर है। मतलब कुछ ऐसा है, इसमें कौन से वाले हैं जो ज़्यादा एक तरीके से कुछ दिखा रहे, कौन थोड़े से स्पेशल कैरेक्टर दिखा रहे हैं? इवन वाले। मतलब होना ये चाहिए था कि इसका 85 है तो इसका लगभग ऐसा हो जाता कि 100 या 110 के आसपास, लेकिन 100 या 110 से कहीं ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। चलिए इसका 143 है तो इसका कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था कि मतलब कितना हो जाता है, 150-55 हो जाना चाहिए था। 150-55 इस पर हो जाता है, 180 इसका, 80-85 इसका हो जाता है, लेकिन 150-55 के बजाय 179 के आसपास है। मतलब इवन नंबर वाले को जितना दिखाना चाहिए ये इन जनरल उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि इवन नंबर वाले जो एल्केन हैं उसमें ज़्यादा इफेक्टिव पैकिंग होती है विद रेस्पेक्ट टू ओड नंबर ऑफ एल्केन, है ना। वैन डर वाल्स फोर्स तो उसी टाइप से ही है, लेकिन यहाँ पे पैकिंग जो है वो इवन नंबर वाले में ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे वो कहता है इवन नंबर एल्केन्स हैव greater packing, sorry, have better have stronger packing, stronger लिख लीजिए, more closed है ना, more closely packed packing as compared to odd number of alkane। देखिए odd नंबर वाले पे अगर आप देखें, odd नंबर एल्केन, ये आपका odd नंबर एल्केन है, ये आपका odd नंबर एल्केन है। इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? क्या इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऐसा ही है, तो इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है इनके पास, है ना। इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है, COS इनके पास नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स आप ये देखिए, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, ऊपर से एक मॉलिक्यूल एग्जैक्ट इसी शेप में आपका आ रहा है, एक और मॉलिक्यूल आपका इसी शेप में आ रहा है। ठीक है, ये मैंने नोट ऐसा बना रखा है और यहाँ पर मैंने मान लो मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये रेड कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर है। ये बस जस्ट बनाने के लिए है, इधर वाले टर्मिनल को मैंने ऐसा रेड कर दिया है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है। जब ये लिक्विड थे, लिक्विड से जब सॉलिडिफाई हो रहे थे, एक मॉलिक्यूल ऐसा आया, अगला मॉलिक्यूल ऐसा आया, ऐसा है, ये सब पैक होते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल बीच में घूम गया, घूम सकता है, लिक्विड स्टेट है, अगर कोई मॉलिक्यूल मान लो घूम गया, ऐसा हो गया, है ना, अगर मॉलिक्यूल आपका कोई घूम गया 180 डिग्री मान लो घूम गया, क्योंकि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल लेस सिमेट्रिक है, और जब ये आएगा तो क्या इसमें और इसमें फिर पैकिंग बन पाएगी? नहीं, तो वहाँ पे आपकी पैकिंग लूज रह जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न आया जिसमें 10, 12, 15 मॉलिक्यूल लग गए, पैक्ड हो गए अच्छे से। हमारे पास कैटरिंग वाले के पास रेड कलर वाली चेयर थी, 10-15 चेयर पैक हो गई, अचानक से फिर कोई दूसरी शेप की चेयर आ गई, वो पैक नहीं होएगी, वहाँ पे वो पैकिंग गड़बड़ा देगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे पैक नहीं हो पाएगा। सेम सिनेरियो हम देखते हैं, मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाने वाला
कि अगर आपके इवन नंबर ऑफ एल्केन होते तो वहां पर क्या होता। तो इवन नंबर ऑफ एल्केन, इवन नंबर ऑफ एल्केन में देखिए इनके पास क्या है, क्या इनके पास प्लेनम सिमेट्री है? प्लेनम सिमेट्री इनके पास नहीं है। मॉलिक्यूल, ये पूरा बोर्ड ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है इनके लिए। पीओएस है, सीओएस है, पीओएस सीओएस दोनों हैं। चलिए अब दोबारा मैं यहां पर दिखाता हूं। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ रहा है ना ये। तो देखिए मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे आ रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, इसका ये वाला टर्मिनल में ब्लैक कर दो। ब्लैक केवल कर दिखाने के लिए है, ऐसे कुछ ब्लैक या रेड है नहीं, है ना। लिक्विड से लिक्विड, फिर एक और मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, तो ये आपका मान लो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल जब नीचे वाले पे गिरेगा पैक सॉलिडिफाई होने के लिए, तो पैकिंग बनेगी, पैक हो जाएगा। एक और मॉलिक्यूल ऐसे आया, तीसरा वाला मॉलिक्यूल पैक हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर कोई चौथा मॉलिक्यूल मान लो 180 डिग्री घूम गया, अगर ये आपका 180 डिग्री घूमता है तो क्या बनेगा? ये 180 डिग्री घूमेगा तो ये बन जाएगा, यही बनेगा ना। आप इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये बनेगा। अब ये फोर्थ वाला मॉलिक्यूल क्या इस पे आकर वही पैकिंग देगा? देगा। और ये मॉलिक्यूल यही है, किसी मॉलिक्यूल के पास जितनी ज्यादा सिमेट्री है वो उतना ही ज्यादा से अच्छे से अरेंज हो सकता है, और किसी मॉलिक्यूल के पास जितनी कम सिमेट्री है वो उतना ही कम आपको इफेक्टिव पैकिंग दे पाएगा। आप एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए और उसमें क्रिकेट की बॉल डाल दीजिए और अच्छे से शेक कर दीजिए, वो बहुत इफेक्टिवली एक के ऊपर एक अच्छे से पैक हो जाएंगे। वहीं आप क्या करिए, और कुछ रैंडम शेप के पत्थर ले लीजिए, बॉल टाइप की शेप, बॉल टाइप के साइज के रैंडम पत्थर ले लीजिए, शेप के डालिए और ऐसा करिए, तो पत्थर बहुत अनइवनली पैक होंगे। कोई पत्थर कैसा है, कोई पत्थर कैसा, उनमें बहुत वॉइड्स रह जाएंगी। बॉल्स क्योंकि हाईली सिमेट्रिक है, उसमें सारी सिमेट्री है, तो वो ज़्यादा अच्छे से पैक हो पाएगी। तो सेम यहाँ पे वो ये कहता है कि जब ये लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो भाई ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा सिमेट्रिक है। जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा वो उतना ही क्लोज पैकिंग दे पाएगा, कम सिमेट्रिक होगा तो क्लोज पैकिंग कम आएगी। तो यही हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे चलते हो ओड से इवन पर, तो अचानक से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन ज़्यादा बढ़ता है। फिर इवन वाले का पहले ही ज़्यादा बढ़ चुका, तो इवन से जब अगले ओड पर जाते हो तो बढ़ता है लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है, इनमें 5 का डिफरेंस है। फिर इस ओड से अगले इवन पर जाओगे तो फिर तेज़ी से बढ़ेगा, फिर कम बढ़ेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन इवन का ओड वाले से कहीं ज़्यादा जंप दिखता है। तो ये पूरी थ्योरी है इसकी, देखिए इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैड पैकिंग है यहाँ पर, और यहाँ पे वापस से क्या है, इन दोनों में गुड पैकिंग है।
चलिए, हो गया। बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। क्या सबका हो गया? चलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम क्या करने जा रहे हैं बताइए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो चीज़ पहले से लिक्विड में है, अब लिक्विड से हम उसको गैस में लेकर जा रहे हैं। लिक्विड में है तो क्या हमें पैकिंग देखनी चाहिए? क्या लिक्विड स्टेट में चीज़ें पैक्ड रहती हैं? किस फॉर्म में रहती हैं? रैंडमली रहती हैं, मूव कर रही होती हैं। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल आपके मूव कर रहे होते हैं ना। अब मूव कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल के बीच में आप क्या देखोगे? केवल फोर्स देखोगे कि वान डर वाल फोर्स कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर पैकिंग का तो कोई पर्पज है ही नहीं। जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे वान डर वाल फोर्स और पैकिंग। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तब हम केवल देखेंगे वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस तो सारे मॉलिक्यूल के बीच में होगी जो भी है। मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो वान डर वाल फोर्स ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्या है, अगर दो मॉलिक्यूल के मोलिकुलर वेट सेम है तो एक मान लो आइसोपेंटेन है और एक मान लो नॉर्मल एन पेंटेन है, तो दोनों के मोलिकुलर वेट तो सेम है। मोलिकुलर वेट अगर सेम है तो फिर किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। मॉलिक्यूल जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उन दो मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा वान डर वाल फोर्स लगता है, और मॉलिक्यूल जो स्पेरिकल होगा तो उनके बीच में कम वान डर वाल फोर्स लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को ही हम देखेंगे, है ना। तो लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डिपेंड्स ऑन boiling point of alkane depends on the intermolecular forces, that is van der Waal force of attraction between the molecule, that is van der Waals force of attraction between the molecules. ठीक है, और वहीं पे लिखिए
Two factors influence the strength of two factors influence the strength of van der Waals forces. पहला है मोलिकुलर वेट, फर्स्ट है मोलिकुलर वेट, कोलोन लगा के लिखिए आगे, ग्रेटर द मोलिकुलर वेट ग्रेटर द van der Waals फोर्स, ग्रेटर द मोलिकुलर वेट ग्रेटर द van der Waals फोर्स। और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, इसमें लिखिए ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द van der Waals फोर्स। ठीक है, तो देखिए मोलिकुलर वेट तो हम पता कर ही लेंगे कि भाई इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा इसका कम है। मोलिकुलर वेट में तो कोई समस्या है ही नहीं, मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हम ज़्यादा बताएंगे। आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपके पास ये है, ये आपके पास है, मान लो एन पेंटेन मुझे बनाना है ना, 1 2 3 4 5, ये एन पेंटेन है, एन पेंटेन है। और एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, ठीक है, नियोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, दोनों में से किसका सरफेस एरिया कम होगा? नीचे वाले का, क्योंकि ये लगभग स्पेरिकल टाइप की शेप में आ गया है और ये आपका ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप की शेप में है ना। ये होगा, इसके साथ एच भी जुड़े हुए होंगे ना, तो ये आप अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा इतना एक तरीके से सरफेस एरिया इसका आएगा और इसमें जो भी ये जुड़े हुए होंगे ये आपके ये लगभग ऐसे आ जाए, स्पेरिकल टाइप से आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी सेम मोलिकुलर वेट के एल्केन्स में, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना वो स्पेरिकल टाइप की शेप एक्वायर करेगा और उतना उसका सरफेस एरिया कम आएगा। जो भी ज्योमेट्रिकल शेप हैं उनमें स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है ना। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ही आपका मोलिकुलर वेट कम आएगा। तो इसमें हेडिंग लिखिए, ब्रांच एल्केन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच एल्केन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अनब्रांच्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, और ये आपका आइसोब्यूटेन, ये आपका है आइसोब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका -12 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम है, थोड़ा सा ब्रांचिंग होगी तो माइनस में आ गया। अगला देखिए एन पेंटेन है, उसके बाद आपका है आइसोपेंटेन, ये आपका है आइसोपेंटेन, उसके बाद है आपका है नियोपेंटेन, उसके बाद आपका है नियोपेंटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट अगेन देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में इसका ज़्यादा आना चाहिए, इसमें ब्रांचिंग होगी तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया, कम आना चाहिए, इसका सबसे कम आना चाहिए। तो इसका है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरीके से ब्रांचेज इंक्रीजेज तो सरफेस एरिया डिक्रीजेज, है ना। इधर से इधर हम लिख लेते हैं, इधर से इधर जाने पे ब्रांचिंग इंक्रीजेज
ब्रांचिंग इंक्रीजेज तो सरफेस एरिया डिक्रीजेज, तो वंड वाल फोर्स डिक्रीजेज, वंड वाल फोर्स डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो ये ऑर्डर आपका बनता है, ठीक है, लिखिए इसको। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखिए, जो आपके एल्केन है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये बनाते हैं CH3, CH2 और CH3। इसको अगर मैं बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उससे कंपेयर करूँ, जैसे कि आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए CH3 CH2 OH, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, मान लीजिए मैं इसे एल्कीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड मतलब कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे कंपेयर करूं, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसी साइट मौजूद है जहां पर किसी मतलब कि अटैकिंग स्पीशीज का अटैक किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को हटा के आप 2 A और B लगा सकते हो जहाँ पे एडिशन रिएक्शन मिल सकती है। ये अल्कोहल है, OH ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूट करके आप ClBr ला सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन है, तो ये बॉन्ड पोलराइज रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर सकते हो। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड पे कर सकते हो। मतलब इनके पास कुछ ना कुछ ग्रुप मौजूद है, कुछ ना कुछ इस तरीके की साइट मौजूद है जहाँ पर एक तरीके से अटैक किया जा सकता है ना।
लेकिन जो हमारे एल्केन हैं, एल्केन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखती नहीं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के बीच में नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बॉन्ड भी पोलर नहीं है। तो जो हमारे एल्केन्स हैं वो हाईली इनर्ट कंपाउंड्स हैं, गिनी चुनी ये रिएक्शंस देते हैं। उन गिनी चुनी रिएक्शन में से एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन, है ना। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट गिनी चुनी रिएक्शंस है 4-5, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है वो हैलोजिनेशन है। और सबसे कम रिएक्शन एक तरीके से एल्केन्स वगैरह ही आपके देते हैं, एल्केन्स और ईथर। पूरी केमिस्ट्री में एल्केन और ईथर सबसे कम रिएक्शन आपको देते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है जो ये गिनी चुनी ये देते हैं, ये आपकी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होगा हैलोजिनेशन में? जैसे आपके पास ये एल्केन है, यहाँ से आप एक H को हटा दोगे और उस H की जगह आप Cl Br ये ले आओगे, तो ये मॉलिक्यूल में आपका एक हैलोजन एटम आ जाएगा, जिसे बोला जाता है हैलोजिनेशन, ठीक है। तो लिखिए, इसमें 2 लाइन लिखेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। कैसा होगा हैलोजिनेशन? आप एक कंटेनर में आप एल्केन भरेंगे, उसके अंदर आप Cl2 या Br2 गैस भरेंगे और उसमें लाइट पास करेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट, यूजुअली अल्ट्रावायलेट लाइट उसमें पास करेंगे, या फिर आप उसे हीट करेंगे 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो H हट के Cl आपके लग जाएंगे और ये हैलोजिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। लिखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और at a temperature of 200 to 400 degree centigrade, 200 to 400 degree centigrade, comma Cl2 और Br2, Cl2 और Br2 converts alkane into chloroalkanes and bromoalkanes respectively, chloroalkanes and bromoalkanes respectively। तो रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास है CH3CH3, आप यहाँ पे लेके आते हो X2, जहाँ पर X आपका Cl या Br यूजुअली होगा। यहाँ पर लाइट के लिए HNu दिखा देते हैं और हीट, लाइट और हीट यहाँ पर होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा CH3CH2X। तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन आपकी हो गई है ना। अब यहाँ पर खास चीज़ ये है कि जो इल्ड आती है ना, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इसमें डीप चलते हैं। इधर क्लोरीनेशन रखेंगे और इधर हम यहाँ पे करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन है ना। तो देखिए, CH3 प्लस यहाँ पे हमने लिया Cl2 और यही आपका लाइट या हीट। अब मैं HNu लाइट लिख देता हूँ, लाइट और हीट दोनों होते हैं, बार बार एरो के ऊपर दोनों चीज़ें नहीं लिख रहे। तो आप एक H यहाँ से हटाइए Cl लगाइए, या एक H यहाँ से हटाइए Cl लगाइए, वो आपको सेम ही प्रोडक्ट दिखेगा, है ना। तो CH3 CH2 Cl ये आपको दिखेगा। जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे सेम सबस्ट्रेट पर, इथेन पर CH3 और CH3 प्लस Br2 लाइट के प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पर CH3 CH2 Br। इसमें कोई समस्या नहीं है क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में। अब आगे चलते हैं। CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 है ना। बस इसको छोटा करते हैं। HNu
सेम यहाँ पर CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 HNO। देखिए आप यहाँ से एक H हटाइए Cl लगाइए, या यहाँ से एक H हटाइए Cl लगाइए, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से जब आप हटाते हैं तो आपको एक और प्रोडक्ट अलग मिलेगा। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, CH3 CH2 और CH2 Cl, CH3 CH Cl और CH3। इधर चलते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ पर आपका CH3 CH Br और CH3। खास चीज़ यहाँ पर ये है इनकी इल्ड, मतलब कौन कितने परसेंट, 45% 55%। ये 45% बनता है और ये आपका बनता है 55%। और इसमें अगर हम देखें तो ये 4%, ये आपका बनता है 4% और ये आपका बनता है 96%। क्लोरीनेशन जब हम कर रहे हैं तो 45% 55% ठीक है बन रहे होंगे। ब्रोमिनेशन जब करते हैं तो ये लगभग 90% ये, और ये 4% आपका बन रहा है। एक और सबसेट हम बदलते हैं, CH3 CH CH3 CH3 प्लस आपका ये Cl2, सेम यहाँ पर CH3 CH CH3 और आपका यहाँ पर ये CH3 प्लस आपका ये Br2 और यहाँ पर आपका ये लाइट। देखिए यहाँ पर H हटा के Cl लगाइए, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जब आप यहाँ हटाते हैं तब आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो CH3 CH CH3 और CH2 Cl प्लस CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर Cl। उसी तरीके से यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 Br और प्लस आपका CH3 C CH3 CH3 Br। अब इल्ड देखिए, यही चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पर बनता है 64% और ये यहाँ पर 36% है। उसमें अगर जाते हैं तो ये वाला जो आपका है ग्रेटर देन 99% और इसके ट्रेसेस मिलते हैं। ट्रेसेस का मतलब है कि हाँ बना तो है लेकिन सिग्निफिकेंट कुछ है नहीं, बस ये पता चलता है कि ऐसा मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हुआ है, 5 7 15 20 2 4 हज़ार प्रोड्यूस हुए हैं। ये आपका 99% से ज़्यादा है, ठीक है। इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में यही चीज़ इंटरेस्टिंग है देखना कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन जब सेम ही तरीके से चलते हैं, इनका मैकेनिज्म भी सब कुछ सेम है, तो इल्ड सिग्निफिकेंटली क्यों इतनी आपकी बदल जाती है, ठीक है। तो इसको लिखिए पहले और फिर हम यहाँ पर इसको देखेंगे।
चलिए हो गया। तो हम आगे चलते हैं कि यील्ड आपकी इतनी अलग अलग ये क्यों है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके लिखिए, क्वेश्चन व्हाई द यील्ड ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, व्हाई द यील्ड ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स changes for chlorination and bromination, for chlorination and bromination। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जानना होगा मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन, हेलोजनेशन का मैकेनिज्म जानना होगा। तो इसमें देखिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, और जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है तो 3 स्टेप होते हैं, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपगेशन और चैन टर्मिनेशन। तो यहाँ पर पहला देखिए चैन इनिशिएशन। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो एक फ्री रेडिकल होता है जो चैन को इनिशिएट करता है। तो यहाँ पर देखिए X2 आपके पास होगा, X यहाँ पर आपका Cl या Br, ये लाइट या हीट के प्रेजेंस में आपका टूटेगा, लाइट या हीट के प्रेजेंस में आपका टूटेगा, और यहाँ पर आपका 2 टाइम्स ऑफ X फ्री रेडिकल आपका बनाएगा। दो X एक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है तो होमोलिटिकली टूट जाएगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है ये आपका पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई है मतलब एक एनर्जी है ये हीट या लाइट से उसे मिलती है। उसका आगे देखिए चैन इनिशिएशन,
चैन इनिशिएशन। अब चैन इनिशिएशन में आपके, मैंने यहाँ पर ए बी करके लिख लेता हूँ, 1 2 नहीं, ए यहाँ पर बी। चैन इनिशिएशन में अब आपके यहाँ पर 2 स्टेप होंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में देखिए एक्स रेडिकल आपका होगा, साथ में आपका होगा एल्केन, तो एल्केन को मैं RH से बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका एक्स रेडिकल यहाँ से H इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ देगा तो HX बन जाएगा, और यहाँ पर R रेडिकल बनेगा, R रेडिकल बनेगा और प्लस आपका ये HX बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, स्टेप 1। ठीक है, डिपेंडिंग क्लोरीन है ब्रोमीन है उसके बेस्ड पर। अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 में यहाँ पर देखिए स्टेप 2, अब आपका जो R रेडिकल बना है, R रेडिकल प्लस आपका यहाँ पर ये X2 और इससे आपका बनेगा RX और प्लस आपका X रेडिकल, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, ओवरऑल डेल्टा H ऑफ स्टेप B इज नेगेटिव। क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन हो, फॉर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, चाहे क्लोरीनेशन कर रहे हैं चाहे ब्रोमिनेशन कर रहे हो, जो स्टेप बी है वो आपका एक्सोथर्मिक आता है, इसलिए चाहिए आपका अपने आप ही चलता रहता है। नाउ अब देखिए, नाउ स्टेप 1 फिर आपका 2, 1 फिर 2, 1 फिर 2, 1 फिर 2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा भाई अपने आप। एक बार इंजन था, इंजन में आपने, इंजन नहीं होती जिसमें हैंडल लगाना पड़ता, पहले एक बार आपने चला दिया वो फिर अपने आप चलता ही रहता है। एक बार आपने ये चालू किया, एक बार आपने उसे एक्स रेडिकल दिया, उसके बाद फिर ये रिएक्शन का स्टेप 1 2 1 2, देखिए स्टेप 2 में वापस एक्स रेडिकल जनरेट हो गया। अब इसे यहाँ से ज़रूरत नहीं है, ये बना, ये वापस यहाँ पे लग जाएगा। आपका एल्केन रॉ मटेरियल है ही है, ये फिर आपको RX बना के देता रहेगा, RX बना के ही देता रहेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो चैन टर्मिनेशन इनिशिएशन है, ये ऐसा नहीं कि ये इनफाइनाइट तक चल सकता है। मतलब एक जो एक्स रेडिकल यहाँ पर आता है वो 1 2 1 2 का लगभग 1 से 1 लाख टाइप्स बार या 2 लाख बार इतना ही एक तरीके से चला पाए। मतलब उसमें भी वेरिएशन है, कुछ रिएक्शन में 10,000 बार चल गई, कुछ रिएक्शन में 1 लाख बार चल गई, कुछ में 10 लाख बार चल गई। मतलब 1000 से लेके लाख के बीच में ये रिएक्शन 1 2 1 2 अपने आप चलेगी, फिर ये रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि कुछ चैन टर्मिनेशन स्टेप भी हो जाते हैं ना। यहाँ पर देखिए बीच में कुछ यहाँ पर चैन टर्मिनेशन स्टेप हो जाते हैं। चैन टर्मिनेशन में जो फ्री रेडिकल्स बने हैं वे खुद से ही कपल हो जाते हैं और रिएक्शन चैन टर्मिनेट हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ से एक एक्स फ्री रेडिकल बना, इसी के पैरेलल में एक और रिएक्शन चल रही थी, वहाँ से एक्स फ्री रेडिकल बना और वे दोनों जुड़ गए, तो एक्स फ्री रेडिकल तो फिर खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन के बीच में बनने वाले जो कुछ एक्स फ्री रेडिकल हैं ये आपके खुद से जुड़कर क्या बना देंगे, X2 बना देंगे, स्टेप चैन को टर्मिनेट कर सकते हैं। आपका जो R फ्री रेडिकल बना ये X फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, हालांकि R फ्री रेडिकल को X2 के साथ होना चाहिए, तो ये आपका RX बन जाएगा, ये भी चैन को टर्मिनेट कर सकता है। आपका जो R फ्री रेडिकल बना फिर ये R फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ जाए, ये आपको RR मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी जो चैन है वे टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा, ये जो चैन टर्मिनेशन वाले हैं इसमें जो ये बन रहे हैं, क्या हम इनको भी यील्ड में लें? क्या जब हम एल्केन या जब ये हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि देखो एक बड़ा एल्केन भी बन जाता है? क्या ऐसा बोलें? क्या हम ये बोलें कि X2 भी बनता है इसमें वापस? क्या बोलें? नहीं, ये बहुत कम यील्ड में बनते हैं। मान लो 1 लाख मोलिक्यूल इसके बन रहे हैं तो कहीं 1 लाख मोलिक्यूल इसके बन रहे हैं, तो अगर एक की % यील्ड आ रही है 90%, तो क्या दूसरे की यील्ड जिसकी यील्ड 0.00001% है, क्या आप उसे कुछ कंसिडर करोगे? नहीं, तो इनकी चर्चा नहीं की जाएगी। ये केवल चैन टर्मिनेशन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से आपकी चैन टर्मिनेट प्रोसेस हो जाती है। अब ये हमने जाना कि इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है।
इस मैकेनिज्म के थ्रू अब हम जानेंगे कि कैसे इस मैकेनिज्म के थ्रू क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में इल्ड डिफर हो जाती है। तो पहले आप ये लिखिए, हाँ ये चैन प्रोपगेशन, चैन इनिशिएशन ही लिख गया है, ये चैन प्रोपगेशन है। हो गया। तो देखिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में जो आइसोमर्स बन रहे हैं उनकी जो इल्ड है वो इतनी डिफरेंट क्यों है, उसका पता लगेगा हमें ये जो चैन प्रोपगेशन के जो 2 स्टेप हैं, चैन प्रोपगेशन के 2 स्टेप को हमें थोड़ा डिटेल में जानना होगा, है ना। तो देखिए इसे बोला जाता है ओरिएंटेशन ऑफ हैलोजन
orientation of halogen for H abstraction, H abstraction है ना। इसके लिए consider the steps, consider the steps of chain propagation, चैन प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेप है उसमें क्या है, एक्स फ्री रेडिकल है और प्लस आपका कोई एल्केन है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर HCH प्रोपेन को ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर प्रोपेन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स फ्री रेडिकल है, ये जो पहला कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोले जाएंगे। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से जुड़े हुए 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, उसी तरीके से ये और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये और ये आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो जो एक्स फ्री रेडिकल है यहाँ से 1 डिग्री हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर कराता हूँ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री H, अगर मैं 1 डिग्री H को एब्स्ट्रैक्ट कराता हूँ तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ पर होता है ना। अब पहले स्टेप में आपका यहाँ पर क्या बनेगा, HCH ये यहाँ पर बनता है, ये बना बीच में, R फ्री रेडिकल बनता है, माइनस के आपका HX हो गया है ना, माइनस के आपका HX, ये हमने देख लिया। और हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिग्री H, उसमें माइनस के HX और यहाँ पर आपका बनेगा ये HCH फ्री रेडिकल CH और H, ये आपका बनता है, ठीक है, ये बना। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जहां पर भी ये फ्री रेडिकल बना है, अब इस पे क्या होता है, इस पे आपका फिर X2 आकर लगता है और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। कंप्लीट बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका CH3 CH2 और CH2X और सेम आपका यहाँ पर ये X2 CH3 CHX और आपका यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा, मतलब Cl फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, इनकी कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की क्या एक तरीके से रेट है, उसे यहाँ पर लिखते हैं द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H एटम, Cl फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 डिग्री H, 2 डिग्री H और आपका 3 डिग्री H। Cl की अगर 1 डिग्री H को एब्स्ट्रैक्ट करने का रेशियो यहाँ पर ये 1 है, तो 1 रेशियो ये आपका होता है 3.8, मतलब Cl फ्री रेडिकल 2 डिग्री वाले H को 1 डिग्री वाले H के रेस्पेक्ट में 3.8 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और वहीं उसके रेस्पेक्ट में 3 डिग्री वाले को 5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। Br फ्री रेडिकल को देखें तो Br फ्री रेडिकल का ये रेट 1, ये आपका 82 है और ये आपका 1600 है। दैट मीन्स Br फ्री रेडिकल का 1 डिग्री H को एब्स्ट्रैक्ट करने का जो रेट है उससे 82 टाइम्स है 2 डिग्री हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का, और उससे भी 1600 टाइम्स है 3 डिग्री हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का रेट, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल,
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में बात करूं तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल आपके होते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे ज़्यादा होते हैं आपके 3 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना। तो देखिए जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री आ रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट करने का रेट है वो तो बढ़ रहा है, Cl का भी बढ़ रहा है और Br का भी बढ़ रहा है, लेकिन Br बहुत ज़्यादा चूजी है, हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं 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 मुझे तो बढ़िया वाला ही चाहिए। Cl फ्री रेडिकल उतना चूजी नहीं है कि नहीं ठीक है ये इससे बढ़िया तो है ही है ना, ठीक ये इससे बढ़िया ठीक है, लेकिन Br बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो है सेलेक्टिव, है ना। जब भी रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, बहुत आप उतावले होगे तो आपकी सेलेक्टिविटी कम आएगी, है ना। और जब आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगे तब आप आराम से चूज़ कर सकते हो कि इसमें ये है, इसमें ये है, नहीं ये सबसे बढ़िया इसी को मैं एक्सट्रैक्ट करूँ, है ना। इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल ऐसा बनता है जैसे जब लड़के खरीदारी करने जाते हैं, मान ले कोई लड़का है उसे कोई जीन्स खरीदनी है, जो दुकान में जाएगा, दुकान में ठीक ठाक कोई भी छोटी दुकानों में 10-15 जीन्स तो वो दिखाई देगा, 10-15 जीन्स में कोई ना कोई सब पसंद आ जाएगी कि हाँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ हुआ है कि उसने 2-3 कपड़े दिखाए, हाँ बस ये पसंद आई, बस अब आगे निकालने की जरूरत नहीं, काम खत्म, पैक कर, पैसे जितने हैं लो दो चले, 10 मिनट में खरीदारी पूरी। लड़के जनरली इस टाइप से करते हैं, है ना। वे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तैड़ फैड़ खरीदारी होनी चाहिए, गए टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज का पर्पज़ क्या है, जीन्स खरीदना है, दुकान में गए, जीन्स देखी बढ़िया लग रही है, पैसे दिए आ गए। उसके अपोजिट जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वे क्या करती हैं, वे दुकान में जाएंगी, मान लो कोई कुर्ता सलवार खरीदना, साड़ी खरीदनी, उसकी पूरी दुकान उथल पुथल हो जाएगी, ये देखो मैडम जी वो पहन के दिखा रहे हैं, ये देखो बहन जी ये देखो बढ़िया लग रही है, ये लग रही है, इसका बॉर्डर देखो, इसका ये देखो, पूरी दुकान के उसमें 100 साड़ी वो खुल जाएंगे, 100 सलवार कुर्ता ये सब जो इस टाइप को दिखा देगा, भाई ये देखो इसमें ये चिकन का काम है, इसमें इसका काम है, ये इसका वो है ना। फिर भी नहीं भैया पसंद नहीं आ रही, फिर वो भी तो समेटता है सब घंटे भर तक, है ना, वो निकल गई उससे, फिर दूसरी दुकान में गई, तीसरी दुकान में गई, तो मतलब 4-5 घंटे लग सकते हैं एक कपड़े की खरीदारी में। लेकिन सम प्रोबेबिलिटी क्या है कि बढ़िया कपड़ा फिर खरीद के आए, है ना। जब इतने सारे आपने ऑप्शंस देखे हैं ना, ये नहीं इसमें ये गड़बड़ नहीं, इसका बॉर्डर सही नहीं है, इसमें ये सही नहीं है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि 4 घंटे बाद आप अच्छा कपड़ा लेकर निकलें, क्योंकि आपने पूरे बाजार को एक तरीके से देख लिया ना, कहाँ पर रेट कम है, कहाँ पर कपड़ा अच्छा है, कहाँ पर क्या अच्छा है। तो जब आप ज़्यादा टाइम एक तरीके से लगा रहे हैं, आप जो लेस रिएक्टिव हैं, हमारे पास तो टाइम है, औरतें कह रही है कि शाम तक का टाइम है, बढ़िया कपड़ा लेके जाना है। जब आप लेस रिएक्टिव है ना तो आप मोर सेलेक्टिव हो जाएंगे, तो आप बेटर प्रोडक्ट एक तरीके से लेके आएंगे। तो ब्रोमीन भी उसी तरीके से है, वो आराम से बैठा रहता है कि मैं देखूंगा 1 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, 2 डिग्री कहाँ बन रहा है, 3 डिग्री कहाँ बन रहा है। अगर कहीं पर 3 डिग्री बनने वाली हो ना, मैं 3 डिग्री पे ही जाकर अटैक करूंगा, है ना। ये नहीं कि 1 डिग्री लिया बना दिया। तो Br जो है लेस रिएक्टिव है, तो वो हाईली सेलेक्टिव है। हाईली सेलेक्टिव किसके लिए, कि मोर एंड मोर स्टेबल फ्री रेडिकल वो बनाए। तो इसलिए जो रेट है वो इस तरीके से आपका आता है। और अब हम अगले उस पर देखेंगे कि कैसे इस सेलेक्टिविटी की वजह से आपकी प्रोडक्ट की इल्ड बदल जाती है ना। ठीक है, तो ये लिखिए पहले।
हो गया। चलिए अब हम देखेंगे प्रोडक्ट का कंपोजिशन किस तरीके से आता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए जैसे मान लो आपके पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, आप इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 लाइट प्रेजेंस में, CH3 CH2 CH2 और CH2 Cl, N ब्यूटाइल क्लोराइड, और साथ में आपका एक यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए CH3 CH Cl CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन कितने परसेंट इल्ड आएगी, ये कितने परसेंट आएगा, ये 20 आएगा, 80 आएगा, या 30 आएगा, 70 आएगा? तो देखिए, तो यहाँ पर आपका आता है इल्ड ऑफ प्रोडक्ट, इल्ड ऑफ प्रोडक्ट। इल्ड ऑफ प्रोडक्ट वो यहाँ पर बोलता है कि वो किस किस के प्रोपोर्शनल आएगा। एक तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एच पर, नंबर ऑफ एच पर, नंबर ऑफ एच पर। दैट मीन्स ठीक है, लड़के हैं वो जल्दी खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर पूरे बाजार में एक ही दुकान है जिस पर जींस मिलती, तो भी मतलब बाजार, मतलब शहर बहुत बड़ा है और जो भी अलग अलग बाजार हैं, अलग अलग बाजार रहते हैं, ये फलाने बाजार में मिल जाएगी, ये फलाने बाजार में, उस बाजार में एक ही दुकान है, तो भी उसे हो सकता है लड़के को भी टाइम लग जाए। एक दुकान पे गया, उसने 8-10 कपड़े रख रखे, नहीं पसंद आया, फिर दूसरे में जाना पड़ेगा, तीसरे में जाना पड़ेगा। तो आप जिस हाइड्रोजन को निकालने की बात कर रहे हो, उसके कितने हाइड्रोजन आपके पास मौजूद हैं? जैसे मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन इसके पास 3 ये हैं, तो 6 हाइड्रोजन हैं। तो 6 हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करेगा कि 1 डिग्री वाला कितना निकलने की चांसेस हैं। और दूसरा है आपका एब्स्ट्रक्शन फैक्टर, दूसरा आपका है एब्स्ट्रक्शन फैक्टर, एब्स्ट्रक्शन फैक्टर। एब्स्ट्रक्शन फैक्टर मतलब Cl का 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने का क्या रेट है, 2 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने का क्या रेट है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने का क्या रेट है। तो इल्ड ऑफ द प्रोडक्ट है, इल्ड ऑफ प्रोडक्ट वो प्रोपोर्शनल टू आती है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो डिपेंड करेगा कि उस टाइप के हाइड्रोजन के, मान लो 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसको निकालने के वाले कितने हाइड्रोजन ऐसे मौजूद हैं। और दूसरा एब्स्ट्रक्शन फैक्टर, एब्स्ट्रक्शन फैक्टर। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एन ब्यूटाइल रेशो अगर हम इनका देखें, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड डिवाइड बाय सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका क्या आ जाएगा? पर देखिए उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब एन ब्यूटाइल क्लोराइड आपका कब बनता है? जब आप कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं? 1 डिग्री वाला। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 1 डिग्री H इंटू 1 डिग्री H को निकालने का एब्स्ट्रक्शन फैक्टर का रेट क्या है? 1 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1, ये आपका आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ 1 डिग्री H, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ, ये कब बनता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो आपका बनता है जब आप
2 डिग्री हाइड्रोजन को निकालते हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पर रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिग्री H। तो ये आपका बनेगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एब्स्ट्रैक्शन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री H निकलने वाले जो 1 डिग्री H है इसके पास ऐसे कितने हैं, 6, तो 6 तो ये आ जाएगा, और एब्स्ट्रैक्शन फैक्टर उसका होता है 1 टाइम्स, और 2 डिग्री हाइड्रोजन जो निकल सकते हैं कितने हैं, 4, और उनका रेट क्या आता है 3.8, और इसको हम देखें तो ये फाइनली आपका बन जाता है 6 डिवाइड बाई 15.2, 6 डिवाइड बाई 15.2 आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये 6 टाइम्स बन रहा है तो ये 15.2 टाइम्स बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ N ब्यूटाइल क्लोराइड क्या आ जाएगी आपकी, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 15.2, 6 तो उसका है, ये टोटल है, इंटू 100, और ये आपका आ जाएगा 28%, ये आपका आ जाएगा 28%। दैट मीन्स ये आपका 28% बनने वाला है। और परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये आपका क्या आ जाएगा, 15.2 डिवाइड बाय 6 प्लस 15.2 इंटू 100। दो ही प्रोडक्ट है तो या तो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर आप ये निकालेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 72%। तो ये आपका बनेगा 72%। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका कितना आएगा। यही अगर ये चीज़ अगर ब्रोमिनेशन के लिए चल रही होती तो यहाँ पर ये वैल्यू तो सेम आती, 6.4 तो सेम आती, ये 1 आता, और यहाँ पे कितना आता है, 82। तो सोच रहे हो कि इस वाले का परसेंटेज कितना आ जाता, लगभग 98-99% आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए आपका आ रहा था। ये लिखिए।